चीन कर रहा है बदमाशी नए सिरे से। एक दूसरे देश में जाकर अपना नेवल बेस यानी अपनी नौसेना के लिए एक नया सैनिक अड्डा बना रहा है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई। चीन से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है हमारे देश हिंदुस्तान को, इसलिए ये खबर जरूरी है। पर देश कौन से चौकन्ने हुए और जिस देश में जाके ये सैनिक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, हवाई अड्डा नहीं नेवल अड्डा, उसने क्या सफाई दी और इन दोनों देशों के बीच रिश्ता क्या है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि ये जो देश है इससे हिंदुस्तान का पुराना रिश्ता है। हिंदुस्तान के ही एक ऋषि ने जाकर ये देश बसाया था। और ये पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है 7 जून 2022 को, क्योंकि इस दिन अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपती है। खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया जाता है कि चीन अपनी सीमा से बाहर एक नेवल बेस बना रहा है कंबोडिया में। खुफिया अधिकारियों ने यह दावा सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से किया। ये जो हमारे ऊपर सर के सैटेलाइट घूमते हैं अंतरिक्ष में, उससे जो तस्वीरें मिलती हैं, सैटेलाइट इमेजरी। तो आज हम जानेंगे कि चीन के सीक्रेट नेवल बेस की कहानी क्या है, इस खुलासे से ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देश परेशान क्यों हैं और चीन और कंबोडिया के संबंधों का इतिहास क्या है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी के इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं, सहयोगी हैं कुकू एफएम। ये एक ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म है। इसका अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे सब्सक्रिप्शन तो 50% की छूट मिलेगी पहले 500 यूजर्स को। आप इतने कमाल के यूजर हो, इसको जो अभी जैसे जबान लड़खड़ाई ना, इसको अंग्रेजी में फंबल कहते हैं। तो जब आपको लगातार कुछ पढ़ना होता है या बोलना होता है तो कुछ एक शब्दों का उच्चारण गलत हो जाता है। एक भाई साहब आए, बोले लगता है सौरभ ने या तो ले रखी है या दवाई ले रखी है। प्रभु बख्श दो अपने मजाक के नश्तर से हमें। बाकी कोड याद रखो LT50। आगे की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दुनियादारी आगे बढ़ता है। दुनियादारी में आपको क्या बताना है आज? कंबोडिया में चीन के सीक्रेट नेवल बेस के बारे में। पर उसके पहले हम कंबोडिया के बारे में जानते हैं। जानना कहाँ से शुरू होता है? भूगोल और इतिहास से। कंबोडिया की आबादी लगभग 2 करोड़ है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में पड़ता है। कहाँ पर? वियतनाम, थाईलैंड और लाओस ये कंबोडिया के पड़ोसी हैं। इस इलाके को इंडो चाइना के नाम से भी जाना जाता है। कंबोडिया की 97% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है और यही उनका राजकीय धर्म भी है। नोमपेन कंबोडिया की राजधानी है और यही सबसे बड़ा शहर भी है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कंबोडिया भारत के पूर्व में बसा है, म्यांमार और थाईलैंड के बाद, वियतनाम से नीचे। जहां पर वियतनाम की पूर्वी सीमा खत्म होती है, वहीं से साउथ चाइना सी भी शुरू हो जाता है और इसको साधने के लिए दुनिया भर के ताकतवर मुल्क गुत्थम गुत्था हैं। हम इसके बारे में मास्टर क्लास में विस्तार से बात कर चुके हैं। कंबोडिया से भारत का एक ऐतिहासिक कनेक्शन भी है। प्राचीन काल में उत्तर भारत से एक नागा साधु इस प्रदेश में आए, ऐसी मान्यता है, जिनका नाम था कंबु स्वयंभू। उन्होंने यहाँ की एक राजकुमारी से शादी रचाई। उन दोनों ने मिलकर चेनला वंश की नींव रखी। कंबू के नाम पर प्रदेश का नाम कंबुज प्रदेश पड़ा, बाद में कंपूचिया कहा गया। जयवर्मन द्वितीय के समय 802 ईस्वी में यहाँ पर खमेर साम्राज्य की स्थापना हुई। इसे अंकोर साम्राज्य भी कहा जाता है। खमेर वंश में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राजा हुए। जो भी नया राजा आता वो पुराने वाले से बड़ा मंदिर बनवाने की कोशिश करता और इसी कड़ी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं सदी में अंकोर वाट के महान मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े टेंपल कैंपस का दर्जा मिला है। 15वीं सदी आते आते कंबोडिया के आसपास के यानी कि पड़ोसी देश मजबूत होने लगे थे और खमेर साम्राज्य, इसकी इमारत की बुलंदियां कमजोर होने लगी थी, दरारें पड़ने लगी थी। 1431 में बगल के थाईलैंड ने कंबोडिया को जीत लिया और अगले 400 बरस तक कंबोडिया पर कब्जे को लेकर वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड के साम्राज्यों में झगड़ा होता रहा। इनकी लड़ाई में कंबोडिया पिसता रहा और उसका आकार लगातार सिमटता रहा।
फिर बरस आया 1863। फ्रांस इंडो चाइना क्षेत्र में अपना कारोबार फैला रहा था। कंबोडिया के राजा ने फ्रांसीसी सरकार को एक संदेशा भिजवाया। कहा कि फ्रांस कंबोडिया को अपना उपनिवेश बना ले, कॉलोनी बना ले। फ्रांस ने बात मान ली। इससे पड़ोसी देशों की हिम्मत टूटी। राजा का पद बरकरार रहा, लेकिन वो कठपुतली बनकर रह गया। फ्रांस ने कंबोडिया पर 90 बरस तक शासन किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ बरस बाद तक कंबोडिया पर जापान का भी कब्जा रहा। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने बिना शर्त समर्पण कर दिया और उसके जाते ही फ्रांस वापस पुरानी स्थिति में आ गया। फिर 1953 के साल में फ्रांस ने कंबोडिया को आज़ाद घोषित कर दिया और इसके बाद कंबोडिया को अपनी नियति अपने हिसाब से तय करने का आखिरकार हक मिला। आपने कंबोडिया की आज़ादी के मुहाने तक का इतिहास सुन लिया। आगे इस इतिहास पर लौटेंगे। फिलहाल वर्तमान क्या है? कंबोडिया एक स्वयं प्रभु देश है जो यूनाइटेड नेशंस, आसियान, ईस्ट एशिया समिट और नॉन अलाइन मूवमेंट जैसे संगठनों का सदस्य भी है या रहा है। और आज कंबोडिया की चर्चा क्यों? हमने आपको शुरुआत में बताया। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से दावा किया है कि चीन कंबोडिया में गुप्त तरीके से नेवल बेस बना रहा है। कंबोडिया इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा है। चीन इस इलाके में अपना नियंत्रण बढ़ाने की फिराक में है। ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देश इस पर लगाम कसना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों धड़ों के बीच तनाव चलता रहता है। जैसे ही कंबोडिया में चाइनीज नेवल बेस को लेकर खबरें आई, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बयान आया। अल्बनीज इन दिनों इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा, रपट चिंताजनक है। हम उम्मीद करते हैं कि चीन अपने इरादों को लेकर पारदर्शी रहेगा और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता को नुकसान पहुंचे। अल्बनीज के बयान के बाद चीन और कंबोडिया दोनों की सफाई भी आई। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। उन्होंने कहा कि रियम नेवल बेस का नाम है रियम, उसे मॉडर्न बनाया जा रहा है, उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में वहां पर एक बोट रिपेयरिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है। कंबोडिया को अपनी जमीन पर विदेशी सेना की जरूरत नहीं है, बस ये फैसिलिटी बनाने में चीन मदद कर रहा है। पर एक चिंता की बात है, प्रधानमंत्री हुन सेन जिस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं उसके लिए पूरा का पूरा पैसा चीन दे रहा है। 8 जून को कंबोडिया के रक्षा मंत्री इस फैसिलिटी की नींव रखने वाले हैं। दिलचस्प ये कि उनके साथ कंबोडिया में चीन के राजदूत भी मौके पर मौजूद रहेंगे, यानी चीन का दखल कायम रहेगा। इस मामले पर चीन का बयान भी आया कि पश्चिमी देश बेमतलब में चिंता कर रहे हैं। रियम में जो कुछ हो रहा है उसका मकसद कंबोडिया की नौसेना को मजबूत बनाना है। इसके जरिए समंदर में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी। चीन के दावों में कितनी सच्चाई है ये उसकी पिछली हरकतों से समझ में आता है। पर यहां पर उत्सुकता ये होती है कि क्या चीन और कंबोडिया में ये दोस्ती अचानक शुरू हो गई? क्या चीन साउथ चाइना सी में अपने दोस्तों को बचाए रखना चाहता है? आसियान के दोस्तों को अलग अलग लालच देना चाहता है ताकि वो संगठित होकर जो उसकी 9 डैश लाइन की थ्योरी है उसको चुनौती न दें? इसे जानने के लिए आपको चीन और कंबोडिया के साझे इतिहास में दाखिल होना पड़ेगा। और ये इतिहास कम से कम 700 साल पुराना है। 13वीं सदी की बात है जब झाऊ दगुआन नाम का एक चीनी राजदूत कंबोडिया आया था। वो 1 बरस तक तत्कालीन खमेर साम्राज्य का मेहमान रहा। इन संबंधों में प्रगाढ़ता आई फिर 600 बरस बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। यहाँ पे स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड हो गई। मैंने आपको बिगिनिंग बता दी, कुछ खुद भी एक्सप्लोर करिएगा। फास्ट फॉरवर्ड होने के बाद स्टोरी कहाँ आई? 1953 में, जब कंबोडिया फ्रांस की दास्ता से आज़ाद हुआ। फिर 1958 में चीन और कंबोडिया ने आधिकारिक तौर पर डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कंबोडिया उन शुरुआती देशों में था जिन्होंने चीन को मान्यता दी और इसके बरक्स ताइवान को मान्यता नहीं दी। अब ये चीन और ताइवान का क्या चक्कर है? चीन में 1949 के साल में माओ का कम्युनिस्ट शासन शुरू हुआ। माओ से पहले वहां पर कौन थे? माओ के विरोधी एक पार्टी जिसका नाम था कुओमितांग। इस पार्टी ने जब माओ से लड़ाई हारी तो ये फॉर्मोसा या ताइवान चले गए और वहां पर इन्होंने सरकार बना ली और दावा किया कि हम ही असली चीन है। इस सरकार के मुखिया थे चियांग काई शेक। ताइवान और चियांग काई शेक पश्चिमी देशों का करीबी था। इसी के चलते यूनाइटेड नेशंस में माओ के चीन को मान्यता नहीं मिली थी, ताइवान को मान्यता मिली थी। शुरुआती दौर में तब चीन ने कंबोडिया से सपोर्ट मांगा था जो उसे मिला था। इसलिए 1958 का बरस इनके रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है। बाद में चीन क्रमशः मजबूत होता गया और 1970 के दशक में उसे
यूएन की मेंबरशिप भी मिल गई और चीन और कंबोडिया उसके रिश्ते तो लगातार बेहतर हो रहे थे। इसमें 1967 का साल आता है, यानी 58 के 9 बरस बाद। तब कंबोडिया के राजा थे नॉर्डम सिहानुक। नॉर्डम को पता चला कि चीन उनकी पीठ पीछे एक कम्युनिस्ट आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहा है, जबकि उनसे दोस्ती का दावा कर रहा है। जब उन्होंने वार्न किया तो उस समय के जो चीन के प्रीमियर थे चाउ एन लाई, उन्होंने कंबोडिया के राजदूत को मिलने के लिए बुलाया, अपने हिस्से की सफाई दी। मामला फौरी तौर पर शांत हो गया, लेकिन कुछ बरस बाद 1970 में सिहानुक का तख्ता पलट हो गया। मार्शल लोन नोल ने अमेरिका की मदद से उनकी राजशाही को खत्म कर दिया। सिहानुक को देश छोड़कर जाना पड़ा और तब उन्हें किसने शरण दी? चीन ने शरण दी। उधर मार्शल लोन नोल, उन्होंने अमेरिका की मदद से कम्युनिस्टों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। कम्युनिस्ट नेताओं को शहर छोड़कर गांव में शरण लेनी पड़ी। इन्हीं कम्युनिस्ट नेताओं में से एक था सलोथ सोर, जिसे दुनिया पोल पॉट के नाम से जानती है। पोल पॉट के गुरिल्ला सैनिकों ने लोन नोल की सरकार गिरा दी। पोल पॉट ने फिर देश का नाम बदलकर डेमोक्रेटिक कंपूचिया कर दिया। उसे चीन का सपोर्ट हासिल था, चीन से पैसा मिला, हथियार मिले, व्यापारिक रिश्ते कायम हुए। चीन में सांस्कृतिक क्रांति का खांचा खींचने वाले झेंग शेंकियाओ तब गुप्त तरीके से डेमोक्रेटिक कंपूचिया के दौरे पर भी आए और वहां उन्होंने पोल पॉट के लिए संविधान तैयार करने में मदद की। 1979 में वियतनाम की आर्मी ने पोल पॉट के नाराज धड़े के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक कंपूचिया पर हमला कर दिया। इस हमला करने वाले में हुन सेन भी शामिल थे। हुन सेन, ये नाम आपने सुना है? हुन सेन बाद में, यानी इस वक्त भी कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं, लंबे समय से पद पर बने हुए हैं। खैर, वियतनाम के हमले के बाद पोल पॉट को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। इस हमले के विरोध में चीन ने हनोई के कई शहरों पर बम भी बरसाए। फिर चीन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मांग की कि वियतनाम की निंदा की जाए जिसने कंबोडिया पर हमला किया है और सैनिकों को वापस लौटने के लिए कहा जाए। पर पोल पॉट का तख्ता पलट हो चुका था और अब कंबोडिया वियतनाम के नियंत्रण वाली सरकार के शासन में था। इस दौरान चीन वियतनाम के विरोधी धड़े को समर्थन देता रहा। फिर 1991 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ और इसके बाद वियतनाम की सेना कंबोडिया से वापस लौट गई। वियतनाम के प्रॉक्सी शासन के दौरान चीन के प्रभाव को कंबोडिया में नुकसान पहुंचा था। उस दौरान चीनी किताबों तक को बैन कर दिया गया था, चीनी स्कूलों पर पाबंदी लगा दी गई थी। खुद हुन सेन ने एक लेख लिखकर हर समस्या के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन वियतनामी सैनिकों की घर वापसी के बाद हुन सेन चीन के करीबी हो गए और इसके पीछे की वजह 1993 में चुनाव के बाद कंबोडिया में दरअसल दो प्रधानमंत्री बन गए थे, प्रिंस रणरिद्ध और हुन सेन। रणरिद्ध ताइवान की आजादी को मान्यता देने के पक्ष में थे, तो जाहिर सी बात है चीन उनका विरोधी होता, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ताइवान के करीब दिखेगा चीन उसे अपना दुश्मन मानेगा। यहां पर रणरिद्ध के विरोधी कौन थे? हुन सेन। तो चीन ने हुन सेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होते गए, क्योंकि हुन सेन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और इसमें चीन ने भी मदद की, करोड़ों डॉलर की रकम मदद की। ये पैसे कंबोडिया के मिलिट्री को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल हुए। मिलिट्री के अलावा चीन का दखल कंबोडिया के दूसरे सेक्टर्स में भी रहा। मसलन इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दावेदारी को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका है, लेकिन अमेरिका के साथ कंबोडिया के रिश्ते चीन ने बेहतर नहीं होने दिए, बल्कि बिगड़े ही हैं। जून 2021 में अमेरिका की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शेरमन ने रियम नेवल बेस का दौरा करने की मांग की थी, जहां पर चीन के नेवल बेस बनाने की खबरें आ रही हैं। तब रपट चल रही थी कि इस बेस पर चीन के सैनिक रहने भी लगे हैं, यानी टुकड़ी रेजिमेंट है यहाँ पर। कंबोडिया की सरकार ने क्या किया? वेंडी का दौरा तो करा दिया, लेकिन वेंडी उससे संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें बीच में ही वापस लौटने के लिए कह दिया गया, वो पूरा बेस नहीं देख पाएंगे। इसके बाद कंबोडिया और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए। जाहिर सी बात है कि चीन इस पर मुस्कुराया होगा। रिश्तों में बिगाड़ की एक वजह वियतनाम से भी जुड़ी है। अमेरिका वियतनाम को सपोर्ट करता है। ऐतिहासिक तौर पर कंबोडिया वियतनाम का कट्टर दुश्मन माना जाता है। जुलाई 2021 में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वियतनाम का दौरा भी किया था। अमेरिका वियतनाम में 20वीं सदी की सबसे भीषण और अपमानजनक हार झेल चुका है। इसके बावजूद पिछले 2 दशक में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका वियतनाम को कंबोडिया के काउंटर के तौर पर देखता है और चीन के काउंटर के तौर पर भी। मई 2022 में जापान की राजधानी टोक्यो में
क्वाड देशों की मीटिंग हुई थी जिसके बारे में हमने विस्तार से रिपोर्टिंग की थी। इस दौरान इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी नींव रखी गई थी, आईपीएफ में कुल 13 देश हैं, आसियान के कई देश भी हैं, पर कंबोडिया इसमें नहीं है। अब शायद पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी। और इन्हीं वजहों से चीन के सीक्रेट नेवल बेस को लेकर छपी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। चीन कंबोडिया भले ही इसका खंडन करें, लेकिन इसने इंडो पैसिफिक में तनाव को बढ़ा दिया है। इंडो पैसिफिक और आईपीएफ के बारे में और विस्तार से जानना हो तो आप हमारी मास्टर क्लास जो क्वाड पर हुई उसका एपिसोड जरूर देखें। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आज की बड़ी खबर थी। अब एक सुर्खी सुनते हैं। ये इटली से है। इटली में पुलिस अधिकारी 14 पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश कर रहे हैं। इनका संबंध सितंबर 2020 में हुई एक आतंकवादी घटना से बताया जा रहा है। सितंबर 2020 में एक हमलावर ने पेरिस में शार्ली हेब्दो के पुराने दफ्तर के बाहर 2 लोगों को चाकू मारा था। हमलावर जहीर हसन महमूद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मीडिया रपटों के मुताबिक इतालवी पुलिस जिन 14 लोगों को तलाश रही उनका महमूद से सीधा संबंध है। महमूद फिलहाल फ्रेंच पुलिस की गिरफ्त में है। उसने बयान दिया था कि वो शार्ली हेब्दो में पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून छपने की वजह से गुस्से में था। शार्ली हेब्दो ने जनवरी 2015 में ये कार्टून छापे थे। इसके बाद आतंकवादियों ने अखबार के दफ्तर में घुसकर 12 लोगों की हत्या की थी, जिसमें कई मशहूर कार्टूनिस्ट भी थे। इस घटना के बाद पूरे फ्रांस में आतंकी हमलों की सीरीज शुरू हुई थी, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ था, मौत हुई थी। हमले के बाद से शार्ली हेब्दो सीक्रेट लोकेशन से काम कर रहा था। सितंबर 2020 में अखबार ने ट्रायल के तौर पर दोबारा पैगंबर मोहम्मद का कार्टून पब्लिश किया। हमलावर इसका बदला लेने आए। शार्ली हेब्दो के पुराने दफ्तर पहुंचे। जब अखबार वाले नहीं मिले तो दफ्तर के बाहर ही 2 लोगों को चाकू मार दिया। ये थी हरकत इनकी। दुनियादारी में यही एक सुर्खी। आखिरी में विश्व कविता। आज हम आपके लिए सीरियाई कवित्री लीना टिब्बी की कविता लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है काश ऐसा होता। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है यादवेंद्र ने। सुनिए कविता। काश ऐसा होता कि ईश्वर मेरे बिस्तर के पास रखे पानी भरे गिलास के अंदर से बैंगनी प्रकाश पुंज सा अचानक प्रकट हो जाता। काश ऐसा होता कि ईश्वर शाम की अजान बनकर हमारे ललाट से दिन भर की थकान पोंछ देता। काश ऐसा होता कि ईश्वर आंसू की एक बूंद बन जाता, जिसके लुढ़कने का अफसोस हम मनाते रहते पूरे पूरे दिन। काश ऐसा होता कि ईश्वर रूप धर लेता एक ऐसे पाप का हम कभी न थकते, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते। काश ऐसा होता कि ईश्वर शाम तक मुरझा जाने वाला गुलाब होता, तो हर नई सुबह हम नया फूल ढूंढ कर ले आया करते। काश ऐसा होता। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि।